अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज कोरोना वायरस के हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे गुज़िश्ता कल आपने देखा कि किस तरह से हम इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, हो जिसके रगों पे में फ़कत मस्ती किरदार। तो कल डॉक्टर सामने आए और अपनी मस्ती किरदार शो की और बताया कि कोई भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा। ये वक्त है कि हम अपने घरों में रहें और अपनी इबादात को भी अपने घरों तक ही महदूद रखें। क्योंकि शफात, इससे पहले लॉकडाउन के हवाले से विफाकी गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमने जो तनाज़ा देखा, जो तज़ातुम देखा, वो कह रहे थे लॉकडाउन में नरमी बरती जाए। लेकिन कल अब वो डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो कि उन तमाम तर मरीज़ों से डायरेक्टली डील करें जो कि कोविड-19 का शिकार हैं, उन्होंने कल कह दिया है कि आने वाले 3 हफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो सकते हैं और अस्पतालों में जगह नहीं है। हो सकता है कि जो मरीज़ हैं जिस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं, हमें इनको सड़कों पर रखना पड़ जाए। तो इसका मतलब है सूरत हाल बिल्कुल अच्छी बड़ा नहीं है। सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। तो जो महाज पे लड़ रहे हैं उन्हीं की बात सुननी चाहिए और उन्हीं की बात को मुकद्दम रखना चाहिए। और अब उनका कहना है कि अगर ये फैसला काबिल अमल होता है तो उनके लिए परेशानी होगी, तो जाहिर है वो मुकद्दम है उन लोगों की बात, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। अब इस हवाले से साथ में शफात, हमने कल ताजी बिरादरी को भी देखा कि कल ताजी बिरादरी ने भी कल दुकानें खोलने की बात की। आज भी उन्होंने बोला कि जी हम जेल भरो तहरीक भी करना शुरू कर देंगे। इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। आपको बताएं कि मुल्क में कोविड-19 की केसेस की तादाद अब दिनों से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से मुसलसल बढ़ रही है। अब तक 10,076 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि अमवात भी इसकी बढ़कर 212 हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जैसे कल कहा जा रहा था कि उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, तो कल उनका टेस्ट कंडक्ट किया गया और जब टेस्ट कंडक्ट किया गया तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट नेगेटिव आया। उन्होंने वायरस नहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। साथ ही कोरोना के ख़िलाफ़ जिहाद में जो मसरूफ़ अमल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुल्क भर में लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, आवाम को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। तीसरी चीज, हम बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे 6-8 महीने अगर इसी तरह से रहना चाहते हैं, जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहां से करेंगे। स्टोर जो जिन पे रश लगा हुआ है, मक्खियों की तरह लोग जाते हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं वहां पे। माहतराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम और जो वजीर आला सिंध के साथ आया था। वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक आईसीयू फॉर कोविड पेशेंट विद अ नेगेटिव प्रेशर। और ये नेगेटिव प्रेशर एक 8 या 12 बेड की जो आईसीयू होता है उसको लगने के लिए कम से कम ये 60 लाख का खर्चा है, 60 lakhs। इज द गवर्नमेंट एंड द रिसोर्सेज आर रेडी टू सपोर्ट दीज आईसीयूज? आई डोंट थिंक सो। वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ। अब होगा ये कि इसके बाद जो है, जिस तरह आपने इटली में देखा या किसी और जगह देखा, उसके अंदर यही होता है कि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन अ पेशेंट कि किसको जो है वो आप 30 साल के लड़के को वेंटिलेटर लगाएंगे या ऑक्सीजन देंगे, आईसीयू देंगे, या 60 साल वाले को देंगे। खुदा। इसी तरह वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। 17 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफ़ा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचहो के मुताबिक मई के आखिर में कोरोना केसेस की तादाद अपने उरूज पर होगी। आइंदा दिनों में समाजी फासलों लॉकडाउन को मज़ीद मौसर बनाना होगा। मई में हम जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस की गई है उसमें हम मिडिल मई में और एंड ऑफ मई में हम पीक देख रहे हैं इसकी। और अगर हमने लॉकडाउन रिलैक्स किया तो उसकी पीक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये पीक जो आएगी इसमें हज़ारों की तादाद में लोग इन्फेक्ट होंगे और उसमें डेथ्स भी फिर बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी मुश्किल मरहला है और ये घड़ी बहुत मुश्किल की है और इसमें सबकी जो है काविशों की ज़रूरत है कि वो अपने आप को महफूज रखें। मैं यही कह सकती हूँ कि अपने ख़ानदान को महफूज रखें, अपने आप को महफूज रखें, अपने बुजुर्गों को महफूज रखें और घरों में रहें। आज कोरोना रिलीफ फंड के लिए टेलीथॉन ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल समेत पाकिस्तान के बेशतर चैनल्स पर शाम 4 बजे से बराह रास्त नशर की जाएगी, जिसमें वज़ीर आज़म ने इस हवाले से खुसूसी पैगाम भी दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं
इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। अहम खबर यहाँ शामिल करते चले। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से शाया हो चुके हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव पेशेंट्स की तादाद 7,952 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 742 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद अब मजमूई तौर पे 10,513 हो गई है। मुल्क के अंदर अब कोरोना के 2,337 मरीज अब तक सेहतियाब हो चुके हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 224 हो चुकी है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6,700 टेस्ट कोरोना के किए गए, जो कि अब तक एक दिन में किए जाने वाले सबसे ज़्यादा टेस्ट हैं। और पाकिस्तान में अब तक 1,24,549 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में लोग कोरोना से मुतासर होते जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से डॉक्टर जावेद हयात खान जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और साथ में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के डीन डॉक्टर आदिल हैदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। ये बात करना चाहेंगे कि मुल्क में कोरोना के जो वाक़यात हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं और अगर लॉकडाउन पर लोगों ने सख्ती से अमल दरामद ना किया तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर जावेद हयात से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि अब हमारे मुल्क में दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से जो कोरोना के केसेस हैं ये सामने आना शुरू हो गए हैं। वजह क्या है सबसे बड़ी इसकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पूरी दुनिया को देखें कि जब ये कोरोना शुरू हुआ था दिसंबर में चाइना में और उसके बाद आज तक, तो ये केसेस मुस्तकिल हर जगह पे बढ़ रहे थे। पहले 1 मिलियन जो दुनिया में केस हुए थे उसको 2.5 महीने लगे और अप्रैल से लेके अब तक जो केसेस हैं वो अब 1.5 मिलियन और बढ़ चुके हैं, बल्कि पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर 500,000 से ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। तो ये एक फिनोमेना ये पूरी दुनिया में है और इसके बारे में पूरी दुनिया को सभी डॉक्टर्स हमेशा वार्न करते रहे हैं कि ये इन्फेक्शन है। हमें वुहान से जो सबक मिला है उसमें यह था कि अगर एक बंदा इन्फेक्ट होता है वो कम से कम 3.5 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो ये एक साइकिल चलता जाता है, वो बढ़ता जाता है जब तक आप उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, जब उनको वो चेन जो ट्रांसमिशन डिजीज़ की वो आप ख़त्म नहीं करेंगे, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं आपको ताकि ये नाज़रीन को ये समझ आए ये बार बार डॉक्टर्स हजरात क्यों कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन किया जाए, ये सब कुछ बंद किया जाए, वो हमारे सामने, हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। चाइना ने जब वुहान में ये सिलसिला शुरू हुआ तो 23 जनवरी को उन्होंने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन उनका क्या था? हर चीज़ बंद, सिर्फ उनके जो फार्मेसी स्टोर्स थे और वो खाने की चीज़ें थी वो खुली थी। और 2 महीने के बाद 19 मार्च को उन्होंने कहा कि वुहान में कोई नया केस नहीं आया। ये एक बेस्ट एग्जांपल थी लॉकडाउन की, नथिंग मूव्स। हमारे पास एक और एग्जांपल है इटली की। इटली के 2 शहर आप ले लें, एक लोडी है और दूसरा बर्मेको है। लोडो ने सबसे पहले लॉकडाउन किया, उन्होंने फ़ौरन फ्लैटन कर दी। और जो दूसरे शहर थे बर्मेको, उनके केसेस कम थे स्टार्ट विद से, उन्होंने 2 हफ्ते के बाद किया तो उनकी वो फ्लैटन नहीं हुई। तो ये हवाई बातें नहीं हैं, ये एविडेंस मौजूद है। डॉक्टर हजरात ने जो कल जो बात की थी वो बिल्कुल सही की थी। पूरी दुनिया में इस पर लॉकडाउन चल रहा है। चाइनीज़ डेलीगेशन जब यहाँ आए थे तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा ये मजाक है, ये आपने 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया और उसके बाद आपने रिलैक्स किया, उसमें 40 के करीब डिफरेंट एग्जेम्पशंस दी, फिर लॉकडाउन किया, ये बहुत बड़ा मजाक है। लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, nothing moves, so that's what they said. 1 महीने आप कंप्लीट लॉकडाउन करें और उसके बाद देखें ये केसेस कम हो जाएंगे। इसमें यह भी बताता चलो ये डॉक्टर्स ने बिल्कुल ठीक बात की है। इटली में अगर आपको देखा हो कि शुरू में इतने हॉस्पिटल्स जो थे वो ओवरवेलम हो गए थे, डॉक्टर्स के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे। नतीजा क्या निकला?
कि लोगों को सड़कों पे डालना ये पड़ा। सर सारी डॉक्टर सूरत को हाल हम आगाह करते जा रहे हैं अपने नाज़रीन को इस हवाले से, लेकिन मैं चाहूँगा डॉक्टर आदिल को यहाँ शामिल गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि जैसे कल हमारे सीनियर तरीन डॉक्टर्स आए और उन्होंने आके रिक्वेस्ट की कि खुदारा आप घरों में रहें और इबादत ना करें। जो आम लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे कि अगर वो इज्तिमाई इबादत करते हैं तो उससे बीमारी कैसे फैलेगी और कितनी फैलेगी। हमने देखा पहले 5,000 केसेस 39 दिन में हुए, अगले 5,000 केसेस 5 दिन में हुए। थोड़ा सा इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो शफात साहब और मैडम मदिया। आपने जो सवाल पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और उसका पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं खुद जो हूँ तरावी अपने घर में पढ़ूंगा। जबरदस्त। दूसरी बात ये है कि जब हम वज़ू करेंगे फॉर एग्जांपल मस्जिद में या फिर हम एक दूसरे के करीब होंगे तो डेफिनेटली ये जो है वबा ये फैल सकती है। ये सिर्फ खांसने से 5 फीट ये दूर चला जाएगा। किसी आदमी को आराम से लग सकता है। मस्जिद में कुछ लोगों ने मास्क पहना होगा, कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा। जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा उनसे बिल्कुल फैल सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि उनको ये बीमारी है, ये वबा लग चुकी है और उनको ना बुखार है ना उनको कोई तबीयत ख़राब है और फिर वो आगे बगैर अनोइंगली लोगों को पहुंचाते रहेंगे। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये बिल्कुल फैल सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहेगा कि हमने जो टेस्ट एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, जो केसेस एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह क्या है? कि क्योंकि अब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है इसलिए एकदम से इतने केसेस सामने आना शुरू हो गए मंजर आम पे? नहीं, मेरे ख्याल में ये वजह नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोकल ट्रांसमिशन जो है अब वो स्पीड पकड़ रही है। देखिए अभी आपने सब डॉक्टरों से सुना कि लॉकडाउन की बात हो रही है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सोचें लॉकडाउन का कितना फ़ायदा हुआ था। लॉकडाउन होने से एक तो केसेस की स्प्रेड कम हुई थी और जो दूसरे डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ केसेस इन द हॉस्पिटल्स जो थे वो कम रहे। अच्छा, उससे हमें एक तो ये डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है कि हम तैयार हो सकें। जैसे कि हमने आगा खान में एक पूरा नया यूनिट बनाया है, कोरोना डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जोन। हमने नए ICUs बनाए। अभी आप नेगेटिव प्रेशर ICUs की बात कर रहे थे, हमने नए नेगेटिव प्रेशर ICUs बनाए और काफ़ी ज़्यादा हमने काम किया। अपना जो कैपेसिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया फॉर द कोरोना पेशेंट्स। और दूसरा हमने ये सिस्टम्स बना लिए कि जो नॉन कोरोना पेशेंट्स हैं, हमारे पास तकरीबन 700 बेड हैं नॉन कोरोना पेशेंट्स के, उनको सिस्टम बनाया कि वो वहाँ पे पेशेंट्स, क्योंकि देखें हर किस्म के मरीज तो अभी भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उनका सिस्टम अलग बनाया, कोरोना का सिस्टम अलग बनाया। तो शुक्र है कि लॉकडाउन से हमें डेफिनेटली ये ब्रीदिंग रूम तो मिला है। मगर अब डेफिनेटली ये कंसर्न है कि अभी हम 10,000 केसेस पे पहुंचे हैं। जब 20,000 और 30,000 केसेस पे पहुंच जाएंगे तो जो रूम है अस्पतालों में, हमारे अस्पताल में, हर जगह जितने भी अस्पताल हैं, वो डेफिनेटली फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये बहुत आम पॉइंट है डॉक्टर आदिल। मैं चाहूँगा डॉक्टर जावेद से इस हवाले से जरा बात करें। डॉक्टर जावेद, हम देख रहे हैं कि कल बड़े सीनियर डॉक्टर्स ने कहा कि जी हम अमेरिका वाले पैटर्न की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपने मुल्क में डेथ रेट देखें तो स्टार्ट में ठीक है वो 1.1-1.2% था ऑफ द रजिस्टर्ड केसेस और अब वो कहीं 2.1-2.2% के करीब है। लेकिन जो अमेरिका, स्पेन, इटली या बरतानिया में जो डेथ रेट है वो कोई 10 से 12% के करीब है। तो क्या कोई ऐसे हालात आप बनते हुए देख रहे हैं कि हम कर्व उस तरह का फॉलो कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी डेथ रेट इतना आगे बढ़ जाएगा? मेरा ख्याल है कि हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्यून समझ रहे हैं। अगर आप बहुत सी थियरीज भी लोग पेश कर रहे थे कि शायद ये वायरस किसी और किस्म का है, शायद ये मलेरिया का रीजन है, शायद ये BCG वैक्सीनेशन है, तो साउथ ईस्ट एशिया में कहीं भी इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई। अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1-2-4 दिन में आपने देखा डेथ रेट बढ़ गया है। तो हमें इस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में नहीं रहना चाहिए कि शायद हम इससे महफूज रहेंगे। और ये बढ़ता जा रहा है। इंडोनेशिया में 6% पे चला गया है, जो आज से 2-3 हफ्ते पहले 2% था। तो ये कतई तौर पे हमें ये नहीं समझना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें एक वक्त मिल गया लॉकडाउन में अपनी तैयारी करने का। जो चाइना में यही नुकसान हुआ था कि अचानक डॉक्टर्स तैयार नहीं थे, उनके ओवरवेलम हो गया उनका हेल्थ सिस्टम। तो खुदारा ये इस फॉल्स सेंस पे ना रहें कि शायद हमें ये इतना हिट नहीं करेगा। हम उसी पैटर्न पे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारा डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर जावेद साहब ये बताइएगा कि जैसे भी आपने बोला कि वुहान में 23 जनवरी को जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो तकरीबन 2 महीने बड़ा सख्त लॉकडाउन था। उसके बाद देखा कि वुहान में जो केसेस आना ख़त्म हो गए। पाकिस्तान में जिस तरीके से भी यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जो नरमी भी कर दी गई है, अगर सूरत हाल ऐसी रही, लोग सड़कों में बाहर आते भी रहे और जिस तरह से ग्रॉसरी में साथ खड़े भी रहते रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो वायरस है कितने अरसे पाकिस्तान में रहने के इसके चांसेस हैं?
इसमें आपको मैं पाकिस्तान की भी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। जब ये लॉकडाउन था तो हमारा जो था जो मैं उन्हें इन्फेक्टिव रेट था वो 1.8 था। तो लॉकडाउन का यहाँ भी फ़ायदा हुआ था। तो हमारा ख्याल यही था कि ये लॉकडाउन अगर चलता रहा तो शायद हम 1 पे ले आएंगे, जिस पे आपका ये पैंडमिक कंट्रोल हो सकता है। आपने शुरू में लोगों की आपने सारी वो तफसीर सुनाए कि हमारा जो 3 महीने में पीक होने का ख्याल था कि जब फरवरी में आपका केस आता है तो मई में किसी हद तक ये पीक पे पहुंचेगा। कब ये ख़त्म होगा ये डिपेंड करेगा कि हम लोग इसको किस तरह से जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसको किस तरह से अमल करते हैं। खौफ इस बात का है कि जब रमज़ान में ये तरावी के लिए जाएंगे, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट, और पूरी दुनिया में हर किस्म के मजहबी जो मकामात वो बंद हैं पूरी दुनिया में। हरम शरीफ बंद है, आपको वो मदीना में बंद है, पूरी दुनिया में हर तरह के, खा वो ज्यूस के हों, वो क्रिश्चियंस के हों, मुस्लिम्स के हों। तो हमारे यहाँ खुदा रहा, इस पर दोबारा सोचें ये आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर आदिल साहब, मैं आपसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक सियासी सवाल पूछना चाहूँगा। हालांकि डॉक्टर से बिल्कुल सियासी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बहरहाल मजबूर हूँ कि ये सवाल पूछना बनता है। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल को लेके एक सूबा और हमारी वफाकी हुकूमत ये आपस में कुछ तनाव की कैफियत में है, कुछ पॉलिटिसाइज हो गया है मामला। आपका कमेंट चाहूँगा इसमें कि अगर ये मामला पॉलिटिसाइज होता है तो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, या गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा? देखें ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि फेडरल कुछ कह रहा है और स्टेट जो है प्रोविंशियल कुछ कह रहा है। पूरी दुनिया में ये इस तरह से होता है। डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, जो कि एक कम्युनिटी है वो एक बात कह रही होती है और फेडरल जो है वो एक बात कह रही होती है। हमें ना इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने तो देखा है कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनके जो ताल्लुकात हैं विद द मिनिस्टर वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनको डायरेक्टली देखें वो बात क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत अच्छी डायलॉग कर रहे हैं। एंड वी शुड प्रमोट दिस पॉजिटिव डायलॉग बिटवीन द लीडर्स। वैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी उनमें आपस में तनाजुन है, तनाजुन नहीं। आई थिंक दे हैविंग ए डिस्कशन एट वेरी हाई लेवल। दोनों बहुत इंटेलिजेंट से, अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब को देखें वो खुद से जिस तरह से ग्राफ समझाते हैं एज इफ ही इज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, और ऑब्वियसली जो फेडरल मिनिस्टर है ही इज अ WHO एक्सपर्ट। तो दे आर हैविंग अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ कि जो लोगों की आपने बात की है वो ये कि हमें ये लॉकडाउन खुद से अपने आप को अपना लेना चाहिए कि हम अपने घर में अपने आप को एक लॉकडाउन करें, अपने साथ जो लोग हैं उनके साथ लॉकडाउन करें, और ये जिम्मेदारी हम पे है कि हम खुद अपने पे क्योंकि तो दुनिया में हम देखें कि जहाँ पर केसेस में काबू पाने में लोग कामयाब हुए, ममालिक कामयाब हुए, वहाँ पर लॉकडाउन की सख्ती से उस पर अमल दरामद कराया गया है। पाकिस्तान में देखते हुए और दुनिया जान की अगर बात करें, कितना टाइम आपको लगता है कि जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी अगर लॉकडाउन सही तरीके से किया जाए, और कब ऐसी स्टेज आएगी जब पार्शली लॉकडाउन की तरफ भी चले जाएंगे तो थोड़ी सी इसमें नरमी ले आए लॉकडाउन में? देखिए जो अभी बात हो रही थी, आपने हेडलाइन भी दिखाया कि अगले 3-4 हफ्ते जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है अगले 3-4 हफ्तों की, क्योंकि अगर हमने लॉकडाउन रिलीज़ किया एकदम से, जब लोग बाहर आएंगे और अगर लोगों ने केयर नहीं की तो ये एकदम से बिल्कुल टेक ऑफ कर जाएगा, जो कि वो नहीं करे, और टेक ऑफ करेगा और फिर वो हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म होने शुरू हो जाएंगी, और जो डेथ रेट की बात हो रही है वो बिल्कुल शूट अप करेगा। अभी जो है अल्लाह का ये शुक्र है कि जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं हम उनको ICU में उनको अच्छी तरह से उनका निगहदाश्त कर सकते हैं, और हमने काफ़ी मरीज हैं जिनको हमने एक्सट्यूबेट किया, यानी बीमार तरीन मरीजों को हमने, अल्लाह का ये करम है और एहसान है कि ये मरीज ठीक भी हुए हैं और पैदल अस्पताल से निकल भी गए हैं, जबकि वेंटिलेटर पे थे काफ़ी दिनों तक। मगर जब बहुत सारे मरीज हो जाएंगे, वेंटिलेटर खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए अगले 3-4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से मैं बस कहना चाहता हूँ कि कि अपने आप को प्लीज घर में रखिए। अपने मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए मास्क है, बिल्कुल डेफिनेटली अगर कहीं बाहर जाना है लाजमी है कि आप मास्क पहने। हाथ धोने की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें सब लोग सुन चुके हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली पब्लिक में लोगों को ये होता है कि मुझे नहीं होगा, बाकी सबको करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, बस जाते जाते आपसे डॉक्टर जावेद आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे कल हमने देखा कि कल डॉक्टर्स ने ही बोला कि सूरत हाल जिस तरह से ख़राब हो रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे अस्पतालों में मरीजों को रखने की जगह नहीं होगी, कहीं ऐसी हालात ना बन जाए कि उनको सड़कों पर रखना पड़ जाए। क्या वाकई इस वक्त देखा जाए तो ऐसी ही सूरत हाल अस्पतालों में देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई, मगर हमारे, आपको याद रखना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। अगर ये जिस तरह से केस बढ़ने शुरू हुए इसी तरह बढ़ते रहे तो फिर ज़रूर ये मुश्किल पैदा हो सकती है।
और हम इतनी तेज़ी के साथ अपने रिसोर्सेज भी नहीं बढ़ा सकते। इस वक्त तक जो सूरत हाल वो बिल्कुल काबू में है। गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी भी बहुत की जा चुकी है और हमें वक्त भी मिल गया है पिछले 2-3 महीने से, तभी सारे सूबे हर स्टेजेस पे लोग तैयारी कर रहे थे। अभी तो है कि इंशाल्लाह वी राइड ओवर दिस क्राइसिस, मगर इसमें लोगों को अपना किरदार अदा करना है। डॉक्टर्स अपना प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना प्ले कर रही है। उम्मीद तो है कि इन क्राइसिस से हम निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जावेद हयात हमारे साथ मौजूद थे और आगा यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आदिल हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी, और अब बात करते हैं कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान का और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक रब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना वबा के चैलेंजेस पर बातचीत हुई। बातचीत में आलमी मईशत और इसके असरात से बचाव के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, इसके हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोरोना से मुतालिक पैदा सूरत हाल पर बातचीत हुई है और दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के मामले पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इमरान खान ने कोरोना से अमवात पर अफसोस का इजहार किया। इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स देने की भी पेशकश की। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों ने अपने अपने मुल्क की सूरत हाल जो कोरोना से पैदा हुई है उस पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने आगाह किया हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से और सदर ट्रंप ने अमरीका की जो सूरत हाल है उसका तस्करा किया। वज़ीर आज़म ने उन्हें फ़ोन इजहार यकजहती के लिए किया था और जो हज़ारों अमवात पर उनके साथ इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें एक मरतबा फिर उस बात का यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन व इस्तेहकाम में दिलचस्पी रखता है। अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए हम कोशा रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे। उन्होंने जो पीस प्रोसेस है अमेरिका और तालिबान के दरमियान था उसे मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। के साथ साथ सदर ट्रंप ने ये भी बताया अगर पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है तो वो हमारी ये जरूरत पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान आज कोरोना वायरस पर सार्क ममालिक की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। रुकन ममालिक कोरोना के हवाले से अपनी कौमी कोशिशों से आगाह करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना पर तबादला ख्याल होगा। सार्क सेक्रेटरी जनरल भी इजलास में शरीक होंगे और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत मुआविन ख़ुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कोरोना से मुतालिक रुकन ममालिक को अपनी कौमी कोशिशों से आगाह किया जाएगा। बहरान के मुकाबले के लिए गहरे ताउन पर बातचीत होगी। और अभी आपको साथ में ये भी जब से ये कोरोना शुरू हुआ है यही बात की जा रही है कि जो कोरोना है ये बूढ़ों पे ज़्यादा असरअंदाज होगा, जवानों को और बच्चों को कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हमने पाकिस्तान में देखा कि यहाँ पर तकरीबन 40 से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो जवानों की है, स्पेशली उन लोगों की जिनकी उम्र 21 से लेके 35 के दरमियान फॉल करती है। अमेरिका की रियासत है कोलोराडो और कोलोराडो में तकरीबन 4 साल बच्चा भी है, वो भी वायरस का निशाना। मैं चाहूँगा कि वो अफराद जो कमज़ोर दिल हैं वो ये वीडियो ना देखें, हम डिस्क्रिप्शन एडवाइस करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि ये बच्चा एक कोरोना पेशेंट है, इस कोविड पॉजिटिव, और आप देख सकते हैं कि इस बच्चे की माँ इसको गोद में लेके बैठी हुई है और ये पूरी कुव्वत से जितनी इस बच्चे के जिस्म में जान है ये खांसने की कोशिश कर रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है। और ये वो थेरीज़ हैं, ये उन थेरीज़ की निगेशन है जो कोरोना के हवाले से गर्दिश करी है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को टारगेट करता है, जवानों को कुछ नहीं कहता, 50 साल से ऊपर, 50 साल से कम। ये तमाम थेरीज ये सिर्फ अंदाजे हैं, लेकिन बहरहाल जान सबकी अहम है, जान सबकी कीमती। क्योंकि शफात जैसे जैसे हम वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं और जब लोगों के हवाले से इसके टारगेट के हवाले से बात करें तो वायरस आए दिन जो है वो अपना टारगेट बदल के हमें बता रहा है कि मैं अभी मुझे आप अनप्रेडिक्टेबल हूँ, मुझे आप नहीं रीच कर सकते। इस बच्चे की आप हालत देखें, वो माँ बाप जो कि बड़े आराम से अपने बच्चों को गली मोहल्लों में खेलने के लिए भेजते थे कि बच्चों को तो इस वायरस से कुछ नहीं होगा, आप गलती करें। इस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, वो लोग जो कमज़ोर दिल हजरात हैं वो मत देखें, लेकिन इस छोटे से 4 साल के बच्चे ने क्या बोला आपको सुनवाते हैं। अच्छी बात ये कि ये बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका है और वापस अपनी मामूलात ज़िंदगी शुरू कर चुका है, लेकिन जो तकलीफ़ गुजारी है वो बहरहाल कोई नहीं बता सकता। और उनके पास मेडिकल फैसिलिटी भी मौजूद थी। खुदा ना खास्ता आपका बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करता है कोविड-19 और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मौजूद ना हो क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं तो उसकी जान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। अपने बच्चों का ख्याल रखें। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। कल सिंध ताजिर इत्तेहाद के हवाले से आपने देखा, बड़ी उनकी एंग्री यंग मैन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उन्होंने उसमें अल्टीमेटम दे दिया जी, यकम रमज़ान मुबारक से अब सुबह 9 बजे से कारोबार खुल जाएगा, ये कहा है सिंध ताजिर इत्तेहाद। साथ में तंजीमों के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया गया तो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना अल्टीमेटम देंगे, पहले रमजान से हम अपनी दुकानें खोल देंगे। कल उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम रमजान से अपने कारोबार खोल लेंगे, जो SOPs आपने बनाई है आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमारे एक भी रहनुमा को अगर गिरफ्तार किया तो हम जेल भरो तहरीक भी चलाएंगे इंशाल्लाह। और आपने जो कल ये मामलात देखे आपके सामने हैं, शर्जील गोपलानी साहब ने कल इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि वो रमज़ान मुबारक यकम रमज़ान मुबारक सुबह 9 बजे से दुकानें खोल देंगे। क्या होगा, सिंध हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी और इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब। बहुत शुक्रिया गोपलानी साहब हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताएं, आप सिंध गवर्नमेंट से खफा क्यों है? क्या आपसे रब्ता नहीं किया गया, कोई बात नहीं हुई? क्योंकि अभी तक तो पिछले हफ्ते तक तो आप आए थे, आप कह रहे थे भाई SOP डिज़ाइन कर दें, हम उसके SOP के हिसाब से दुकानें खोल लेंगे, फिर अब अचानक क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया शफात भाई। देखें, हुआ ये है कि हमारी जो मीटिंग्स हुई, ये पहली मीटिंग हुई है हमारी कमिश्नर साहब के साथ कमिश्नर ऑफिस में। सेकंड मीटिंग हुई है हमारी सिंध सेक्रेटरीट के अंदर सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वाब साहब के साथ। अच्छा, थर्ड मीटिंग हमारी जो हुई है वो हुई है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और वहाँ पे एक चीज़ तय हो गई कि आप SOPs फाइनल कर लें कमिश्नर साहब के साथ और हमारे वज़रा के साथ, और इसके बाद हम आपकी दुकानें खोलने की परमिशन दे रहे हैं। ये बात हमारी CM साहब के साथ हो गई। सही। अच्छा, CM साहब ने हमसे 5-6 दिन का वक्त मांगा, हमने बोला इतना वक्त नहीं है, आप इसको फौरी तौर पे करें। अच्छा, उन्होंने इस बात पे भी एग्री हो गए, और जो हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है 3 बजे, तो 5:30 बजे कमिश्नर ऑफिस में दोबारा हमारी मीटिंग हो गई वज़रा, जितने वज़रा थे उनके साथ, और सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई। 3 जोन बनाए गए, ABC, 13 सेक्टर बनाए गए, हर जोन में 4 सेक्टर रखे गए, और एक जोन में 5 सेक्टर रखे गए। हर सेक्टर को 2 दिन कारोबार की इजाज़त देने की बात हुई। 9 to 5 की बात हुई कि 9 to 5 कारोबार चलेगा। सही। हमने ये भी एग्री कर लिया। SOPs के लिए हमें कहा गया, हमने इनको SOPs जो है ड्राफ्ट करके दे दी। सही। और इतनी स्पीड से काम हुआ कि ये सब होने के साथ ही संडे को SOPs फाइनल हो गई, जो हमें मीडिया के जरिए पता चल रहा है। अच्छा, हमने फिर रब्ता किया, संडे को ये बात भी हो गई कि भाई हमने SOPs CM साहब को भिजवा दिए, और CM साहब अब प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवा रहे हैं। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब इसको फाइनल करेंगे और हम आपकी मार्केटें खुलवा देंगे, हमें 48 आवर्स दे दें। सही। चलें, हमने ये भी मान लिया। वो 48 आवर्स ख़त्म हो रहे हैं ट्यूसडे को। हम मंडे को कॉल कर रहे हैं नासिर शाह साहब को, सईद गनी साहब को, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा। हम ट्यूसडे को कॉल कर रहे हैं नासिर शाह साहब को, सईद गनी साहब को, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा। ट्यूसडे की शाम को एक चैनल के तवस्सुत से मेरी बात हुई सईद गनी साहब से, और उन्होंने बोला हमने ये ड्राफ्ट करके दे दिया था CM साहब को। अब CM साहब ने आगे भेजी है नहीं भेजी मुझे नहीं पता। यहाँ से आप समझे कि डेडलॉक एक तरह से कायम हो गया। कोई और राब्ता को फिर हमने सिंध हुकूमत का सामने आया कि क्यों उन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया? कल आप लोगों ने बड़ी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद किसी ने तो रब्ता किया होगा आपसे। देखिए, मुझसे तो रब्ता नहीं हुआ, एक ताजिर रहनुमा से कमिश्नर साहब का रब्ता हुआ है, और उन्होंने ये बोला है कि यार हम जो है हम काम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमें 2 दिन का वक्त और दिया जाए, हम ये कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 दिन का वक्त उनको दे चुके थे कि चलें, हम नहीं चाह रहे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो या कोई पैनिक फैले मार्केट्स में, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? आप ये बताएं हम जाएं किधर? हम आपके साथ हर तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस दिन आपने लॉकडाउन 11:30 बजे रात को अनाउंस किया है, हमने सुबह से मार्केटें बंद कर दी। सही। आप लॉकडाउन सही तरीके कराने में कामयाब नहीं हो रहे, तो हमारा क्या कसूर है इसमें? अच्छा, ठीक है शरीर साहब, आप हमारे साथ कल जब सईद गनी साहब से जब पूछा गया है इसी हवाले से, तो उन्होंने क्या बोला? क्योंकि आप लोगों ने डेट दे दी कि आप यकम रमज़ान से अपनी मार्केट्स खोलने का आप लोगों ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कल क्या बोला, क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे तमाम दोस्त हैं, हमसे मिलते रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मीटिंग्स का जो नतीजा है वो भी बेहतर निकल रहा था, एक अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे थे। कोई ऐसा डेडलॉक नहीं था, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि बात आगे नहीं बढ़ रही तो ये जो कुछ हुआ है कल वो हो जाए। ये ज़रूर है कि हमारे इन दोस्तों को कुछ जल्दी थी,
और हम ये समझ रहे हैं कि हम कोई भी फैसला करें उसमें वो तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख कर करें जिससे हम अपने शहरियों को कोरोना वायरस के फैलाव से महफूज कर सकें। और ये बात हमारे इन तमाम दोस्तों को भी पता है कि इनकी जब चीफ मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई ग़ालिबन जुम्मे का दिन था और उसी दिन कमेटी बनी और ये कहा गया कि नहीं बल्कि शायद सैटरडे को मीटिंग हुई थी उनकी, सैटरडे को ही कमेटी बनी और ये कहा गया कि 24 घंटे में हम सीएम साहब को दोबारा रिपोर्ट करें। हम सैटरडे को उनके साथ बैठे, उसके बाद हम इतवार को खुद बैठे, जो कमेटी के मेंबर्स थे, कई घंटे बैठकर हमने प्रपोजल्स बनाए और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो तजावीज़ इन तंजीमों ने दी थी हमने उससे ज़्यादा बेहतर प्रपोजल बनाए और कई ट्रेड्स जो इनको याद नहीं थे, उसमें शामिल नहीं थे, हमने वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए और एक बड़ी अच्छी तजावीज़ के साथ सीएम साहब को हमने एक रिपोर्ट भेज दी और 24 घंटे के अंदर अंदर भेज दी। सीएम साहब की जब इनसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी इनको ये वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि कोई भी फ़ैसला हुकूमत सिंध जो है वो ख़ुद से नहीं करेगी और हम वो तमाम सिफारिशात जो हम समझते हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये मार्केट्स खोली जा सकती हैं हम फेडरल गवर्नमेंट से शेयर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन सिफारिशात पर एक कंसेंसस हो और कंसेंसस के बाद पूरे मुल्क में उन्हीं SOPs के मुताबिक जो है वो कारोबार कर शुरू करने की इजाज़त दे दी जाए। उसमें अगर बेहतरी की राय कोई आती है वफाकी हुकूमत की तरफ से या नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से तो उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि हमें 1 दिन दिया गया था, 2 दिन दिया था, ये बात मुनासिब नहीं है। हमने ये ज़रूर कहा था कि हम सीएम साहब को दे देंगे और सीएम साहब उसको फेडरल गवर्नमेंट को भेज देंगे और फिर वहाँ मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा उसके बाद हम ये काम करेंगे। तो हम तो बड़े क्लियर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे कुछ दोस्तों ने इसमें जल्दबाजी की, जज्बाती फ़ैसला किया और कुछ ऐसा काम कर दिया जो शायद नहीं होना चाहिए था। अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज़ाहिर है कि जो वाज़ेह हिदायत हैं वो ये हैं कि जो फैसले हुकूमत ने किए उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। अगर कोई उनकी वायलेशन करेगा तो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ठीक है, ठीक है। सुना कि सईद गनी साहब क्या कह रहे थे। शर्जील साहब आपके पास दोबारा आते हैं। आप ये बताइएगा कि उन्होंने बोला कि हमारे दोस्तों ने जल्दबाजी की, जहां आप लोगों ने इतना इंतजार किया वहां पर आप लोग 2 दिन और इंतजार कर लेते तो कोई मसला तो नहीं था इतना ज़्यादा? देखिए, मैं मानता हूँ कल जो हमारे लोगों ने किया है वो गलत किया। कभी भी इस तरीके से एकदम से नहीं खोलना चाहिए था। हम जिस तरह बार बार टाइम दे रहे हैं वो टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि हमारी कोई नेगोशिएशन हो जाए। कल उन्होंने एक अगर गलती की, लेकिन यहाँ सिंध गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर उन्होंने कोई जज्बात में कोई काम उठाया है तो जिस तरीके से 6 दफ़ात लगाई गई हैं उनकी FIR में, ये तरीका भी सही नहीं था, ये रवैया भी अच्छा नहीं है। कल उनको वार्न करके छोड़ दिया जाता, हमसे बात की जाती कि भाई ठीक है हम आपसे कल बैठते हैं, उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप ये इकदाम नहीं उठाएं। जब उन्होंने कॉल की है कि हम दुकानें खोलने जा रहे हैं तो उसको भी सीरियस लिया जाता है ना। आप तो सियासी वर्कर्स हैं, आप तो वो पार्टी है जो बोलते हैं कि हम सियासत को भी समझते हैं और हमने हमेशा जमहूरियत के लिए काम किया है। हमने कभी आमरीत के खिलाफ आप लोगों ने काम किया है। अगर पीपल्स पार्टी आमरीत वाला आमराना रवैया इख्तियार करेगी तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत के लिए हम किस पार्टी को बोलेंगे वो जमहूरियत के दाई है या जमहूरियत को मानती है या इंसानी हुकूक की पासदारी करती है। अच्छा ताजिर, आपको पता है जो आप लोगों की तरफ से भी आ रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है, वो है SOPs का। हमने सईद गनी साहब से सवाल भी किया कि इस तरह से सनदी तबके के लिए SOPs बनाई गई हैं, अगर उसी तरह ताजिर तबके के लिए भी SOPs बना दी जाएं तो उस काम को वो काम अभी किस मरहले में है, क्या हुआ है, उनका जवाब सुन लीजिए। सनती जो शोबा है वो भी जब चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे और जब उन्होंने कहा कि हमें काम करने की इजाज़त दी जाए, और वो भी सिर्फ वो जिनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो उनकी मुलाकात मुझे याद पड़ता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई थी। लेकिन वो भी फौरी तौर पर नहीं खुले। उनका भी मुतालबा तो ये था कि बस फौरी अगले दिन ये शुरू कर दें, लेकिन उस पर भी हमने बात की, उस पर भी बैठ के कंसेंसस डेवलप किया, उस पर भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसला हुआ और उसके बाद अब जाके पिछले कोई 2-3 दिनों से उनकी वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलना शुरू हुई हैं। तो एक बेहतर और मुनासिब तरीके से काम हुआ। उसमें 2-4 दिन लग ज़रूर गए, लेकिन एक बेहतर तरीके से चीज़ें हमने डेवलप कर ली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन तमाम ताजिर दोस्तों को भी इस बात को समझना चाहिए। हम SOPs बनाकर दे चुके हैं सीएम साहब को, उसके अंदर बेहतरी भी हो सकती है, उसके अंदर मज़ीद एडिशन भी हो सकता है, और वो जिस बात पर चीज़ें तय हो जाएंगी उससे हम इनको आगाह कर देंगे। उसके बाद इजाज़त हो कारोबार करें। जी जनाब, सुन लिया आपने उनका जो बयान है। अब आपका कमेंट चाहेंगे इस पर शर्जील साहब? मेरे को आवाज़ सही नहीं है शफात साहब, उन्होंने क्या कहा? जी वो ये कह रहे हैं कि अब SOPs का जो बात है वो तो आपसे कहा गया था कि आप इस हवाले से SOPs ड्राफ्ट करें, वो SOPs का मामला मंजूरी के मरहले में चला गया था, आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी। देखिए, जब 2 दिन आप रब्ता नहीं करेंगे, हमसे फ़ोन हमारा नहीं उठाएंगे तो हम क्या समझें?
अच्छा, लेकिन शर्जील साहब आप देखिए, डॉक्टर्स भी कह रहे अतीक मीर हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये मामला खतरनाक हो गया है, अगले 3-4 हफ्ते बहुत खतरनाक हो जाएंगे। तो उस वक्त में दुकानें अगर खोलेंगे तो आपकी भी जान को खतरा है, आपके बच्चों की भी जान को खतरा है, जो आपके पास मुलाजिम है उनकी भी जान को खतरा है। तो क्यों इस मामले में इतनी ज्यादा जज्बातियत दिखाई जा रही है? देखें, 1 महीना 6 दिन हो गए, हमारे पास कैश खत्म हो चुका है, हमने लोगों को तनख्वाहें देनी है। एक दुकान में 3-3, 4-4 लोग काम कर रहे हैं, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिसमें 15-15 लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं पैसे देने के लिए। हम इनको ये भी बोल चुके हैं, सीएम साहब ने हमें ये भी कमिटमेंट किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके आपको बिलासुदी कर्जे भी दिला देता हूँ। हमें तो हम पिछले 8 दिन से हमसे इंतजार कर रहे हैं। हम गवर्नर साहब से मिलते हैं, हमने गवर्नर साहब से बात की, गवर्नर साहब ने बोला मैं करवाता हूँ। हम सीएम साहब से बात करते हैं, वो बोलते हैं करवाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर को हम लेटर लिखते हैं, जवाब नहीं आता। के लिए अभी भी दरवाजा खुला है। शर्जील साहब ये बता दीजिए, वक्त बहुत मुख्तसर है। आप मुझे ये बता दें कि 2 हफ्ते तो मुज़ाकरात ही कर रहे हैं, तो अब आप कितने दिन मुज़ाकरात करेंगे? आप हमें रिजल्ट दें कि आगे हमें लोन देनी है, बता दें। हमें दुकानें खोलने नहीं देनी, बता दें। हमें दुकानें खोलने देनी है, बता दें, ताकि हम एक स्टेज पे पहुंच के। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शलानी साहब यहाँ मौजूद थे और बात कर रहे थे हम कि कल जो ताजरों ने कल दुकान खोली, उसके बाद अभी उन्होंने ऐलान शफात उनको उसी जगह पर है कि यकुम रमज़ान से वो अपनी दुकानें खोलने जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कोरोना वायरस के सबब परेशान गरीब खानदानों की मदद में पेश हैं। आमिर खान की जानिब से कराची में 150 मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए गए। आमिर खान पंजाब के शहरों में भी राशन तकसीम कर चुके हैं। बढ़ते हैं जी और बात करते हैं सोशल मीडिया पे चलते हुए उस ट्रेंड की जिसने आजकल हर बंदे को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी हकीकी उम्र पूरी दुनिया के सामने रख दे। बिल्कुल जी, वो ट्रेंड आपने भी तो फॉलो किया। वो ट्रेंड है जनाब मी एट 20। बहुत सारे लोगों ने अपने से 5 साल पुरानी सिर्फ तस्वीर लगा के कह दिया है जिनकी उम्र 45-50 साल है, मी एट 20 के, लेकिन वो काम नहीं करे। लेकिन जिन एक्टर्स ने और एंकर्स ने अपनी पिक्चर शेयर किए वो हम आपके साथ भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले अच्छा ये तो सेम ही है ना, ये नहीं पता चल रहा कि 20 वाला कौन सा? एग्जैक्टली, इसमें दोनों ही सेम। ये जनाब शहजाद रॉय साहब, शहजाद साहब ऐसे ही रहिएगा। शान साहब आ गए हैं जनाब, अदाकार शान, एक माशाल्लाह इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। और 20 में जरा हालांकि ये कि लंबे बाल और वो। अली जफर अलबत्ता बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे सामने आए हैं। ये जब वो पीसी की लॉबी में जब वो स्केचेस बनाते हैं। शोएब अख्तर, द ओनली डिफरेंस इज दिस वेल कट जॉ लाइन। और क्या जब ये अच्छा जाले सरहदी भी एग्जैक्टली सेम लग रही है, बिल्कुल सेम लग रही है। मुझे 20 सालों में कोई खास ना डिफरेंस। ये कौन है? एक्सक्यूज मी, ये कौन है? ये एक तरफ गोल मुंह है और एक तरफ तिकोनी मुंह है। जो तिकोनी वाला है वो 20 है, जो गोल है वो आपके सामने बैठा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बात क्या जबरदस्त। और ये जनाब ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये इसमें जो रेड वाली साइड पर ये अभी की है और जो मतलब बैठने का सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। बैठने का स्टाइल मेरा वही है। ये भी ये जैसे बड़बड़ के इतनी इजी इन्होंने किया, इन्होंने खुद भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया और बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। आप भी जरूर पोस्ट कीजिएगा अपनी ये तस्वीरें अगर 20 साल की मुझे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके सामने 2020 चैलेंज रखा, लेकिन मसला ये है कि साल 2020 के बारे में बड़ी बातचीत की जा रही थी। कितने अरसे से हम देख रहे थे, आप दुबई में जाते थे, कोई पर्ची निकालते थे ग्रोसरी की, उसमें लिखता था रिमेंबर दुबई 2020। वो पहले से खबरदार कर रहे थे आपको कि कुछ होने वाला है। और जब 2020 आया तो उसमें वायरस आ गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये वायरस, अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द ज़्यादा, अब मज़ीद ज़्यादा नुकसान किए बगैर जो है वो गायब हो जाए और कोई ऐसी हवा चले कि ये वायरस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाए। लेकिन उसी सूरत में अगर आप लोग खुदा के लिए लॉकडाउन की पासदारी करेंगे, कल डॉक्टर्स ने कह दिया है चलें आपको किसी हुक्मरान की बात नहीं सुननी, आपको किसी सोशल वर्कर की बात नहीं सुननी, दैट इज़ फाइन। लेकिन वो डॉक्टर्स जिन्होंने आपका इलाज करना है और जो कि ऑलरेडी इलाज कर रहे हैं कोविड-19 के मरीजों का, जब वो निकल के कह रहे हैं कि प्लीज़ लॉकडाउन की पासदारी करें, क्योंकि अस्पतालों में आगे ये हालत भी सूरत हाल देख रहे हैं कि
कैपेसिटी कम होगी तो फिर मरीज सड़कों पर आ जाएंगे। बहुत कुछ है जी आपके साथ शेयर करने के लिए। आज गालिबन एक इजलास भी मुतवक्किल है, बल्कि इनफैक्ट यकीनन आज रोयत का इजलास भी मुतवक्किल है। अच्छी खबर यह है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब इस इजलास में शामिल होगी। पेट्रोलियम की क्या सूरत हाल है मुल्क भर में, उस हवाले से भी बातचीत होगी, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। पहला रोजा कल होगा या परसों, फैसले के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। पहली बार वजारत साइंस रोयत हलाल कमेटी में शामिल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक मसूद इजलास में कमेटी मेंबर के तौर पर शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ कोरोना का बहाना बनाकर नैब में पेशी फिर गोल कर गए। नैब की जानिब से नामुकम्मल जवाब पर इजहार इत्मीनान 4 मई को दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मतलूबा रिकॉर्ड लॉकडाउन की वजह से मौजूद नहीं। तो जनाब सबसे पहले आपको बताते चलें कि जिस तरह से इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। एक अहम खबर आपके सामने शेयर करते चलें जनाब। पंजाब से एक अहम खबर आपके सामने है और वो ये कि सीएम बुज़दार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वक्त कुछ लोगों से मुलाकात की है आपके सामने। जो वज़ीर आला सिंध से पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर न्याज की मुलाकात हुई है। डॉक्टर न्याज ने चीफ मिनिस्टर कोरोना फंड में 30 लाख रुपए का चेक दिया है। वज़ीर आला ने पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले के जज्बा इसार की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में भी चैलेंज पे पूरा उतरी है। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहरियों का घरों में रहना ज़रूरी है। और आज रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कराची में हो रहा है, जिसकी सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कर रहे हैं, जबकि ज़िले और जोनल हलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुतल्लिका मकामात पर होंगे। मुल्क भर से जमा होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए चांद नजर आने या न आने का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रोयत हलाल कमेटी में शामिल कर लिया गया है। वफाकी वजारत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर तारिक मसूद बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट रोयत हलाल कमेटी का हिस्सा होंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सर, साइंसी बुनियादों पे जुमे को चांद नज़र आने और हफ्ते को पहले रोज़े के होने के हवाले से आप पहले से आगाह कर चुके हैं। रोयत में जो रोयत कमेटी में आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, इस हवाले से आपको क्या लगता है कितनी बड़ी लीप है ये बिल्कुल एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, सही सिम्त में कदम है। उसकी वजह यह है कि हमारे नज़दीक जो मेरा ये था कि जो हमारे ईदें हैं, हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं, वो हमारे एके का बायस होना चाहिए, इत्तेहाद का बायस होना चाहिए, ना कि ये कि वो हमारी तकसीम का बायस बने और यूँ लगे कि हम त्यौहारों में भी बटे हुए हैं और बतौर कौम हमारा एक इम्प्रेशन है, इमेज है, वो अच्छा नहीं जाता। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब हम तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद थी उसमें वादा भी हमने किया था कि हम एक चांद और एक ईद के लिए भी हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो उसी के पेश नज़र हमने तो देखें अब दुनिया तो जाहिर है कि बहुत आगे चली गई है, तहकीक बड़ी अच्छी बात है। बल्कि मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरह से आज इस रोयत के इजलास में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया। लेकिन कल डॉक्टर्स सामने आए और डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब हमें सुने, आप हम फ्रंट लाइन पे हैं और लॉकडाउन को बड़ी संजीदगी से लें, लेकिन हम देख रहे हैं कि वफाक में और सूबों में हल्की फुल्की सी नोक झोंक चपकलिश लगी रहती है और ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में कई फैसले जो हैं वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तहत ना हो जाएं। आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो थोड़ा बहुत राय का इख्तलाफ है ये जमहूरियतों में होता है। अमेरिका में भी आप देखें 18 जो गवर्नर हैं वहाँ के वो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखते हैं वाशिंगटन से। इसी तरीके से यूके के जो मेयर हैं वो प्राइम मिनिस्टर से एग्री नहीं करते हैं, वो अपना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी कोई ये बात है कि जहाँ पे सोच का फर्क है। ओवरऑल पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी है, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको टैकल किया है। जहाँ तक डॉक्टर्स का ताल्लुक है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल समझता हूँ डॉक्टर्स को बड़ा साथ लेके चलना चाहिए। जिसका डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने मुकाबला किया है, आई थिंक दे हैव मेड अस प्राउड।
पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी पैरामेडिक स्टाफ, इन लोगों के ऊपर तो हमें फख्र है। सही, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और अच्छी है वो ये है कि इससे पहले हमने देखा है कि रुयत हलाल कमेटी में और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान भी कुछ नोक झोंक चलती रही है चांद की रुयत के हवाले से, लेकिन आज जो कमेटी का इजलास होने जा रहा है रुयत के हवाले से उसमें उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि इदारे जितने साथ मिलकर काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। पहले भी लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते, लेकिन पहले से ट्वीट कर चुके हैं कि हफ्ते को पहला रोज़ा होगा। खैर, चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी और मारूफ आलमदीन मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब कहते हैं कि वो मुफ्ती तकी उस्मानी रमज़ान में घर में ही नमाज अदा करेंगे। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार या सांस की बीमारी है वो मस्जिद में बिल्कुल नहीं आएंगे, घर पर नमाज पढ़ेंगे। हार्ट की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, जिगर की बीमारी, दीगर अमराज और अवारिज में मुब्तला हैं, घर पर नमाज पढ़ेंगे। नाबालिग बच्चे और जो उम्र रसीदा लोग हैं मस्जिद में नहीं आएंगे। कोई इज्तिमाई सहरी या इफ्तार मस्जिद में नहीं होगी। मैं भी मुअम्मर हूँ, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब भी उम्र रसीदा हैं, तो हम दोनों गुज़श्ता 3 जुमों से मस्जिद नहीं जा रहे। हमने 20 निकाती मंशूर को तस्लीम किया है, उस पर अमल करेंगे। जहाँ जहाँ इमाम और ख़तीब उम्र रसीदा हैं उनको भी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए और जुमे की खिताबत के लिए नहीं जाना चाहिए। जवान या जवान उम्र इमाम का, ख़तीब का बंदोबस्त करना चाहिए। आपने सुना मुफ्ती मुनीबर रहमान खुद कह रहे हैं कि तकरीबन 3 जुमों से वो भी और मौलाना तकी उस्मानी वो भी मसाजिद का रुख नहीं करे क्योंकि उनकी उम्र ज़ायद है, और जिन लोगों की उम्र ज़ायद होती है वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है कि उनमें कहीं कोरोना का वायरस जो है वो ना लग जाए। इसलिए आप लोग भी ख्याल रखें और बच्चों को भी, प्लीज़ बच्चों का भी ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं जी। मुल्क में 8000 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स हैं और CNG स्टेशन भी हैं, और उन पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन की सेल्स अब नहीं है, तकरीबन बिल्कुल नहीं। वो CNG स्टेशन या पेट्रोल पंप्स जो कि एक दिन में 30,000 लीटर पेट्रोल फरोख्त कर रहे थे, अब वो 1000-1200 के करीब आ गए हैं। बहुत सारे CNG स्टेशन और पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं कि जिनके साथ कुछ एफिलिएटेड स्टाफ भी होता है, कार वॉश होता है या पंचर की शॉप होती है या कोई स्टोर होता है, अब वो भी बंद हैं। इस सूरत हाल में पेट्रोल पंप्स मालिकान और CNG स्टेशन के मालिकान वो शदीद परेशान हैं। और अब क्या सूरत हाल है उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेल के बानी जनाब अब्दुल्ला गयास पराचा साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, अगर हम गलत नहीं हैं तो इस वक्त जो रिटेलर्स की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, आपका इस हवाले से ज़रा मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। अब्दुल्ला साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? डाला गया है जी, ताकि किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक ना सके। लेकिन प्रॉब्लम ये आया है कि हम लोगों को 24 आवर बाज़ जगहों पे खोलने हैं और बाज़ जगहों पे 18 आवर्स खोलने हैं, तो हमारा सारे का सारा स्टाफ जो है वो भी अवेलेबल है और हमें एज ए इमरजेंसी उसमें अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो हमें इस टाइम ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है काम को करने के लिए, क्योंकि हमें सप्लाई जो है पेट्रोल की वो डेली बेसिस पे बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल रही, 3 से 4 दिन बाद मिलती है और हमें सप्लाई को इकट्ठा करना पड़ता है। इसी तरह जब हमारे लोग बैंकों में जाते हैं पैसे जमा कराने तो उनको पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ जाता है। इसी तरह सर्विस स्टेशन बंद हैं, पंचर शॉप बंद हैं, फिर लोग जो है बाज़ औक़ात हमारे साथ आके झगड़ते हैं, जैसे कि कराची में 5 बजे के बाद पेट्रोल नहीं मिलता, वो कहते हैं क्यों नहीं देते, सुबह देते हैं, शाम को क्यों नहीं देते, अगर सुबह बीमारी है तो शाम को कैसे बीमारी नहीं है। तो इस वक्त जो है हम लोगों की आमदन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और पिछले महीने भी जो गुजरा है उसमें तकरीबन हर पेट्रोल पंप वाले ने 8 से 10 लाख रुपया जेब से खर्च किया है। इस तमाम सूरत हाल में आपकी क्या तजावीज़ है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम रिटेलर्स को किस तरीके से रिलीफ फराहम कर सकती है? देखिए, हम समझते हैं कि इस टाइम रेवेन्यू में ना 31% जो है ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है। इसी तरह 29% जो है ना इंपोर्ट बिल जो है ना वो LNG की इंपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है और पेट्रोलियम वो है, यानी कि 1/3 इकानमी का हिस्सा तकरीबन जो है ना वो पेट्रोलियम सेक्टर है। तो हम गवर्नमेंट से किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मांगते। ये जो गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से लोन
किया है, कम किया इंटरेस्ट रेट, ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन ये उन लोगों को फ़ायदा है जो गवर्नमेंट के पैसों पे कर्जे पे बिजनेस कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने बैंकों से लोन नहीं लिया हुआ, कर्जा नहीं लिया हुआ, हम इस चीज़ के बेनिफिशरीज नहीं हैं। इसी तरह जो 12,000 रुपये का हसास पैकेज है वो भी हमारे स्टाफ पे अमल नहीं हो रहा। तो हम समझते हैं कि जो हमारा फार्मूला है, हम रेगुलेटेड सेक्टर हैं, हमारा जो प्राइसिंग का फार्मूला है वो ऐसा किया जाए जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो सस्ती भी हो, हमारा कारोबार भी जायज़ खर्चा चले, और जो हमारे बिजली के बिल हैं उसमें गैर ज़रूरी तौर पे इन्होंने इजाफा किया हुआ है। साहब ये बताइएगा कि 3 रिफाइनरीज बंद हैं और लगता है ऐसा है कि अगर ये नॉर्मल सूरत हाल होती है, 3 रिफाइनरीज बंद होती हैं तो इस वक्त पेट्रोलियम का बहुत बड़ा क्राइसिस होता। आप कोई इस किस्म का क्राइसिस तो खुदा न खास्ता सामने आता हुआ नहीं देख रहे? नहीं, क्राइसिस अल्लाह ताला का शुक्र है नहीं होगा। क्राइसिस सिर्फ एक चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पे तमाम कस्टमर्स आते हैं, आमने सामने होते हैं, कैश का लेन देन होता है। हमारी कोशिश होती है कि 3 दिन है, क्राइसिस होने का तो नहीं है। उम्मीद है कि अब पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं कम भी होंगी, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और इसी तरह CNG की भी कीमत कम होगी। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो सिर्फ और सिर्फ मखसूस सेक्टर्स को ना देखे, वो सेक्टर जो कि इकानमी का 30% हिस्सा हैं उन पे भी जोर डाले और उनके जो जायज़ इश्यूज़ हैं उनको देखा जाए। जायज़ इश्यूज़ में क्या है, जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, हमने किसी को नहीं फारिग किया, एहतियाती तदाबीर पे उन पे ख़र्चा हमारा ज़्यादा होता है, हमें काम करने के लिए ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है, हमें इस टाइम सेफ्टी की ज़रूरत है। रात को लोग आते हैं, पंप पे डकैती हो जाती है, हम लोगों का जो प्राइसिंग फार्मूला है वो ठीक नहीं है, हम पे बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको ठीक करना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट ये काम कर ले तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक को पेट्रोल और गैस सस्ती भी मिलेगी और पंप जो है वो 24 घंटे खोलने चाहिए। ये गलत कानून है कि शाम 5 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। भाई आपने दुकानों पे रश बंद है, उसको रोकें। इमरजेंसी में गाड़ी शाम को अगर आ जाए और पेट्रोल ना मिले तो वो आके हमसे लड़ता है, और अगर हम खोलते हैं तो इंतज़ामिया फिर हमें तंग करती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। गयास पर साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जो टाइम है इसका, जो पेट्रोल पंप्स की रोकने का टाइम है वो ज़रा बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे अगर रात में कोई बंदा इमरजेंसी में निकलता और पेट्रोल ना हो तो तब पेट्रोल स्टेशन, और बहुत सारे शफात पेट्रोल स्टेशन तो ऐसे हैं जो कि दिनों में भी बंद है। तो बहुत लिमिटेड हम ऐसे पेट्रोल स्टेशन देख रहे हैं। पता है, मैं जो आम लोगों से बातचीत करता हूँ ना तो वो कहते हैं कि यार पेट्रोल पंप मालिकान की तो बचत ही बचत है, वो पेट्रोल सारी दुनिया में तो अब फ्री मिल रहा है, तो ये तो इन लोगों ने अपने पेट्रोल गोदाम भर लिए होंगे, उनके पास तो बचत ही बचत। भाई ऐसा नहीं है, वो बेचारे भी मतलब कारोबार कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, और एक बड़ा मामूली सा कमीशन होता है पेट्रोल की और पेट्रोलियम की सेल्स पे जो इनको हासिल होता है। डेफिनेटली उसी के ज़रिए ये अपना कारोबार चला रहे हैं, और हर कारोबार की तरह पेट्रोलियम का कारोबार भी आजकल क्राइसिस में है। आगे बढ़े। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ दोबारा तलबी पर भी नैब के सामने पेश नहीं हुए। एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने उनको आमदन से ज़ायद सासाजात केस में तलब कर रखा था। शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीरी जवाबनामा भिजवा दिया गया है। नैब टीम ने नामुकम्मल जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए शहबाज शरीफ को 4 मई को एक बार फिर तलब किया है। इस हवाले से वो थोड़ा मजीद भी आगाह करते चलें कि नैब ने जो शहबाज शरीफ साहब को जो आमदन से जायद असासाजात केस में तलब किया, उसमें जो नैब का अंदाज़ा है वो ये कि जो 6 रेफरेंसेस बनाए गए हैं वो तकरीबन 549 अरब रुपए 549 अरब। अच्छा, इसमें तर्जुमान नून लीग का मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि कोरोना वायरस के खतरात की वजह से शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश नहीं हो रहे और मतलूबा मुकम्मल मालूमात दस्तावेजात के साथ नैब को फराहम कर दी गई हैं जो मालूमात चाहिए थी। इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील और माहिर कानून मोहम्मद अजहर एडवोकेट साहब। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब के सामने पेश नहीं हुए। तीसरा नोटिस जो है वो अब 4 मई का जारी हुआ है। क्या लगता है कि इस बार नैब वालों को खुद आना पड़ेगा या कुछ और सूरत हाल भी हो सकती है? बहुत शुक्रिया। कानून बड़ा क्लियर है, शायद कुछ गलत फहमियां हम समझ रहे हैं कि ये कुछ सिविल लायबिलिटी है, सवाल का जवाब देना है, पेपर पहले दे दें और थमा दें। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ये होता है कि खुद बुलाना है, खुद इंक्वायर करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, एक सवाल से दूसरा सवाल, कई क्लैरिफिकेशन। हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में पहले हमजा यानी नवाज शरीफ मरियम पे, मरियम शहबाज पे, शहबाज सलमान पे और हमजा पे हमने देखा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और कल आपको याद होगा 63 बियॉन्ड मीन या मनी लॉन्ड्रिंग में खुर्शीद शाह साहब की सक्खर हाई कोर्ट की सक्खर बेंच में सिंध हाई कोर्ट में जमानत मनसूख हो चुकी है। आर्टिकल सेक्शन 19 नैब का बड़ा क्लियर है। नवाज शहबाज शरीफ साहब इसलिए नहीं जा रहे, मैं आपको बड़ी बात करने लगा हूँ
कि जो नैब में तरमीम की थी 27 दिसंबर को, वो कल एक्सपायर होने जा रही है, कल वो खत्म होने जा रही है। कौमी असेंबली का इजलास हो नहीं रहा है और शायद अब वो उन्होंने रेजोल्यूशन जमा करा दिया है कि ऑनलाइन इजलास ला के नैब के कवानीन में तरमीम कर दी जाए, और शायद वो इसीलिए नजर आ रहा है कि मुतमईन सी नजर आ रहे हैं, या ऑर्डिनेंस के जरिए या नैब में तरमीम करके ये केसेस वैसे ही खत्म हो जाए और उन्हें जाना ना पड़े। बुनियादी तौर पर उनके पास सवाल का किसी का जवाब नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी को गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है कि इसके लिए भाई यहाँ पर हमारे यहाँ फौजदारी कानून आम ले लेना, 489F ले ले, यानी कल दहशतगर्दों को पकड़े तो दहशतगर्दों को कहेंगे जी आपको तो गिरफ्तार ही नहीं करना है, आपको सवाल भेजेंगे, जवाब दे रहे हैं आप। इसी तरह आप कोई भी बड़े जराइम का कत्ल के मुजरिम को भी आप यही कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट पहले अजहर साहब, जो शहबाज शरीफ साहब ने बुनियाद बनाई है, वो ये कहते हैं कि जी वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको वो कैंसर सर्वाइव कर चुके हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बड़ी कम है। अगर वो इस तरह अदालत में आएंगे तो ज़ाहिर है कारकुनान आएंगे, जलसा जुलूस होगा और शायद वो वायरस कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी उनका एक, लेकिन जो रेफरेंस बनाया गया है उसके हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा। ये 549 अरब रुपए ये कहाँ से हैं, और ये थोड़ा फिगर हकीकी लग रहा है या एग्जैजरेटेड लग रहा है आपको? अच्छा, देखिए मैं चीज क्लियर कर दूं। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब कोरोना से बचाने तो कौम को पाकिस्तान में आए थे। अगर वो घर में बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, हम भी खड़े हैं, आप भी यहाँ हैं, हर कोई आ रहा है। तो ये जो बैठ के कोरोना या कैंसर, ये कानून में कोई मुबारा नहीं है, कोई एग्जम्पशन मौजूद नहीं है। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह से है कि आपको याद है आजकल शुगर की रिपोर्ट आ चुकी है। 3 अरब रुपया अगर मौजूदा गवर्नमेंट है तो 17 अरब या 18 अरब पुरानी गवर्नमेंट है, और ये पिछले 40 साल से ये काम चल रहा है। आपको मैं याद कराता चलो, हुदैबिया शुगर मिल का केस, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग थी। चौधरी शुगर मिल, यानी बुनियादी तौर पर बड़ी बुरी तरह फंस गए हुए हैं। ये फिगर एग्जरेटेड। सर, वो हुदैबिया पेपर मिल केस था या शुगर मिल केस था सर? हाँ, देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये बियॉन्ड मी ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये शुगर के काम के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये आम काम है। तो उन्हें पता है कि ये काम कहीं दूर ना दूर कहीं जाके ये GID में ना फंस जाए। जो 549 की फिगर होती है टोटल फिगर, ये आपको बताना है कि इसमें जेन्युइन कितनी है, कितना मनी लॉन्ड्रिंग है, कितना आपने किसी के और के अकाउंट, ये आपको पता है फेक अकाउंट खोले जाते हैं ना। यहाँ आपने देखा भी कि शुगर यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होती, वो अपना अफगानिस्तान के जरिए जाती है, और अल्लाह रखा मोहम्मद मूडा के नाम पे अकाउंट खोले जाते हैं। आपने देखा नहीं, मुश्ताक चीनी का पता नहीं किस किस नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब छुपते फिर रहे हैं, उनके पास जवाब कोई नहीं है। और नैब के, मेरी बात समझ से बाहर है, नैब ने उन्हें क्यों फायदा दे रही है? ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ की अरेस्ट का मामला था। बहुत शुक्रिया जी, अजहर हमारे साथ मौजूद थे। तकरीबन अब तक 3 नोटिस जो हैं वो शहबाज शरीफ को दिए जा चुके में हैं, और उनकी तरफ से, जैसे मरीम मौज़ा ने बोला है कि मेडिकल बेसिस की, मेडिकल बुनियादों पर उन्होंने कहा है और माजरत की है कि कहीं उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, देन ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर एज वेल, इसलिए वो नहीं आ सकता। अब ये देखना है कि अगर जो इस तीसरे नोटिस के जवाब में जो जवाबात दिए जाते हैं वो मुतमईन नैब को करती है या नहीं करती। जी जनाब, अब ये देखना बाकी है कि शहबाज शरीफ साहब को इस तफ्तीश में ताउन करते नहीं, क्योंकि उनका कहना है लॉकडाउन की वजह से वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देख सके। लॉकडाउन की वजह से डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े हैं ये भी देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी। लाहौर की रुखसार इजहार कुरैशी का 35 साल से जारी दस्तरखान बढ़कर मॉडल कॉलोनी मिशन में तब्दील हो गया। खाना खिलाने के साथ साथ वो कैसे अपनी कम्युनिटी को संवार रही हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में भी किरदार कैसे अदा कर रही हैं, ये बता रही हैं हमारी नुमाइंदा राबिया नूर। रोजाना हजारों लोग ये लजीज खाना अपने घर लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में भेजना, जिना भेजना, घर में इतनी टीम खाना खा रही है, अपने घरों में लेके जाती है। तो आपको पता, अगर आपको खुद नहीं आता आप किसी से काम ले भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, जो काम आपको खुद आता है कोई भी ना आए, मैं अकेले करती हूँ, रुकेगा नहीं, बस रुकना नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रुखसाना इजहार कुरैशी खाने के साथ साथ लोगों की तरबियत भी करती हैं। ख्याल आप रख रहे हो पूरा? क्या क्या रख रहे हो? क्या हाथ धोते हैं बार बार और बर्तन आपस में डिस्टेंस रखते हो? हाँ जी। बार बार तो नहीं निकलते घर से? नहीं, बिल्कुल। कोरोना वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन C का इस्तेमाल भी खूब करती हैं। कोरोना की वजह से मुझे जो नॉलेज मिल रही है कि कलौंजी डालती हूँ, लेमन डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ, खाने के अंदर हमारी कोशिश होती है अदरक और लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इनका इम्यून सिस्टम हो, स्ट्रॉन्ग हो, ऐसी सारी चीज़ें जो रोज़ाना मुझे डेली पता चलता है। हर्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, पुदीना, हरा धनिया, यहाँ वो उसके लीव्स, मेरे घर में दरख्त लगा हुआ है इसका
ये एक लीव है, उसका मुझे पता चला बहुत फ़ायदा देता है। उसके काफ़ी मैं उस लीव के बहुत पत्ते डालती हूँ खाने के अंदर। अपने इर्द गिर्द के मुस्तकीन की हर लिहाज से मदद करके रुखसाना अपने इलाके को मॉडल कॉलोनी में तब्दील कर रही हैं। मेरी अकेली जिम्मेदारी नहीं है ये तो हर फर्द की जिम्मेदारी है कि उसके पड़ोस में कोई भूखा ना हो, उसके पड़ोस में किसी के साथ ज्यादती ना हो। मैं चाहती यही हूँ। मॉडल कॉलोनी का मतलब ये कि मैं ना पूरी दुनिया को, शहर को मैं तो नहीं संभाल सकती। मेरा सब लोगों का ही मैसेज है कि खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़ी थोड़ी सी ज़िंदगी है। ये माल कहाँ लेके जाना है, ये दौलत है, ये हराम हलाल, ये झूठ सच, उन्हीं कब्रों में जाना है हमने। तो खुदा के लिए थोड़ा सा ना सोचें और अपनी ज़ात को फ़ायदेमंद बनाएं। ये लंगर तमाम दिन चलता रहता है, कोई इस दहलीज से खाली हाथ वापस नहीं जाता। रुखसाना इजहार का 35 साल से जारी ये मॉडल कॉलोनी मिशन सिर्फ खाने और लंगर की हद तक महदूद नहीं, बल्कि लोगों की काउंसलिंग भी की जाती है और साथ साथ उनकी मदद भी की जाती है। कैमरामैन शहबाज रशीद खान के साथ राबिया नूर, ARY न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको ताज़ा तरीन अपडेट ये देते चलें कि एडी फाउंडेशन के रूही रवा फैसल एडी साहब का हमने देखा कि 2 दिन पहले कोरोना वायरस का जो टेस्ट पॉजिटिव आया था, उसके बाद उनके ड्राइवर और उनके बेटे साद ईदी का भी कोरोना वायरस के हवाले से टेस्ट हुआ था, जो कि नेगेटिव आया है। साद ईदी के हवाले से आपको ताज़ा खबर शेयर करते चलें कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि फैसल ईदी साहब के साहबजादे साद ईदी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। इस हवाले से नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर, बताइएगा क्या तफसीलात है? बिल्कुल, देखिए फैसल ईदी ने 20 तारीख को अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनके टेस्ट मस्बत, 21 तारीख को उनके टेस्ट की रिपोर्ट आई थी जिसमें मस्बत आया था, जिसके बाद उनके बेटे और ड्राइवर हनीफ का भी टेस्ट करवाया गया था। हमारी साद ईदी से हमसे कुछ देर कबल बात हुई है, उसका कहना है कि आज उसके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और वो मनफी यानी कि नेगेटिव आई है। उसका ये कहता है कि फैसल ईदी जो उसके वालिद है वो इस वक्त भी सेल्फ आइसोलेशन में, और वालिद साहब का 5 रोज बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा। और वालिद के अलावा बाकी हम तमाम का टेस्ट नेगेटिव आया है। और उसका कहना है कि मैं भी वालिद के हमरा वजीर आजम हाउस गया था, लेकिन मैं गेस्ट रूम में बैठा था और वालिद साहब की वजीर आजम से मुलाकात हुई थी। और उसका ये कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अपने वर्कर्स को पैगाम दिया है। उनका ये कहना है कि तमाम के टेस्ट मनफी है और जल्द अपने साथियों के दरमियान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुल्जिमान की सजा में तब्दीली और रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट केस के हालात का जायजा नहीं ले सकी, फैसले में सुकम है। हाई कोर्ट ने अखबारी तराशों पर इन्हिसार किया और मुल्जिमान को रिलीफ दिया। हालांकि अखबारी तराशों में मुल्जिम अहमद उमर शेख का जुर्म का इतराफ़ जाहिर होता है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की कलतन तंजीमों से ताल्लुकात और उनके दागदार माजी का जायजा भी नहीं लिया गया, लिहाजा 2 अप्रैल का फैसला कलदम करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने 18 बरस से ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले में मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, जबकि शरीक मुल्जिमान फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल को बरी करने का हुक्म दिया गया था। इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिम अहमद उमर सईद को सजाए मौत, जबकि शरीक मुल्जिमान फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख आदिल को मकतूल सहाफ़ी के अगवा के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के जनूबी एशिया के ब्यूरो चीफ 38 साला डैनियल पर्ल को जनवरी 2002 में कराची में उस वक्त अगवा करके कत्ल कर दिया गया था जब वो मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से एक मजमून पर काम कर रहे थे। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद फारूक साहब। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी है। ये कहिएगा कि सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, आपके ख्याल में मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर क्या ये फैसला कलदम होने के इम्कानात हैं? अपील करना हर पार्टी का हक होता है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी ओपिनियन है, उसके तहत इतने शवाहिद नहीं है जिसके मुताबिक कि ये हुकूमत जो अपील में गई है सुप्रीम कोर्ट में कि उस फैसले को मुअत्तल करवा सके। क्योंकि बेसिक चीज़ ये है कि इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है। जो बेस ये चलाया गया है ये केस, उसकी बेस है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिससे वो चेन टू लिंक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से
सिंध हाई कोर्ट ने तमाम एविडेंस को एवेल्युएट करके जो फैसला दिया है उसके तहत उनके ऊपर मर्डर चार्ज तो कतई साबित ही नहीं हो रहा है। अलबत्ता अहमद उमर शेख को जो सज़ा दी गई है वो सिर्फ 65 में दी गई है, जो कि अगवा के ज़िम्मे में आता है कि उस हद तक उनके ऊपर वो अगवा करने का जो है वो साबित होता है। लेकिन वो भी उन्होंने ये कहा है कि जी 365A के ज़िम्मे में नहीं आता है, जो कि शेड्यूल ऑफेंस है ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके ज़िम्मे में नहीं आता, ये सिंपल अगवा के ज़िम्मे में आता है। लिहाजा हर पार्टी को हक होता है अपील दायर करने का। सिंध हुकूमत ने भी अपील फाइल की है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करती है। अच्छा, ये वैसे सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार किया है और आलमी सतह पर इस केस की बड़ी अहमियत है, आप कैसे देखते हैं इसको? कोई शक व शुबात नहीं है कि इस केस की अहमियत है आलमी उसमें, क्योंकि ये केस डैनियल पर जो था वो अमेरिकी शहरी था, अमेरिकी सहाफ़ी था, उसका मर्डर हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका को भी खदशात हैं। लेकिन क्योंकि हमारी कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एविडेंस की बुनियाद पे दिया है, जो एविडेंस नाकाफ़ी थी, इसलिए ATC का फैसला जो है वो कम करार दिया है। अच्छा, फारूक साहब ये कहेगा कि इस केस के फैसले के खिलाफ अपीलें सिंध हाई कोर्ट में लंबे अरसे तक रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा तो फिर सिंध हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा? सिंध हुकूमत के पास फिर एक ऑप्शन रह जाता है रिव्यू का, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत है। वो उस फैसले के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील डिसमिस कर दी तो उसका रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू भी वही बेंच करेगी जो अपील डिसमिस करेगी, या जो भी फैसला देगी वही रिव्यू भी सुन सकती है। उसके बाद उनके पास और कोई नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलते हैं जी। कोरोना के असरात जहां पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, अमेरिका ने उस हवाले से एक बड़ा अनोखा फैसला लिया है और वो ये है कि 2 माह के लिए अमेरिका में इमिग्रेशन यानी कि ग्रीन कार्ड्स का फैसला जो है उसको रोक दिया गया है। कोरोना के बायस अमेरिका में 10 साल में पैदा होने वाली नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 1 माह में ख़त्म होगी, जिसकी वजह से 2 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं अमेरिका में बेरोज़गार हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि पाबंदी का इतलाक सिर्फ उन अफराद पर होगा जो अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि उन पर जो आर्जी तौर पर मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, ना कि उन पर जो कि आर्जी तौर पर मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि नादीदा दुश्मन को कोरोना वायरस के वो दुश्मन यानी कि कोरोना वायरस जिसको नहीं देख सकते, इसके हमले से बचने और अमरीकी शहरियों की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका हुक्मनामे पर दस्तखत करने जा रहा हूँ। माहिरीन के मुताबिक इमिग्रेशन पर पाबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान टेक्नोलॉजी की सनत को हो सकता है। तारकीन वतन की बड़ी तादाद ख़ास तौर पे एशिया से काम करने के लिए अमेरिका की सिलिकॉन वैली जाती है, जबकि सदर ट्रंप ने साबका मुसलमान अक्सरियत वाले ममालिक के लिए सफरी पाबंदियों का भी ऐलान किया था। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहर टोरंटो से हमारे साथ मौजूद हैं इमिग्रेशन के माहिर महबूब अली शेख साहब। महबूब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि अमेरिका ने इमिग्रेशन को 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया है, क्या जज्बात हैं वहाँ पे मुसलमानों के और जनूबी एशिया से काम करने वाले मज़ीद लोगों के? बहुत शुक्रिया शफात एंड मदिया नकवी। एक्चुअली ट्रम्प के मिजाज से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि वो किसी भी वक्त कोई भी बात कह जाते हैं और फिर उस फैसले को वापस भी ले लेते हैं और बाकायदा बाज़ औक़ात जो है वो उस फैसले पे जो है वो अड़ जाते हैं। ट्रम्प की जो अभी मौजूदा पॉलिसीज़ है वो उन्होंने अपने इलेक्शन से जोड़ी हुई, अगर आप देखें कि अमेरिका का इलेक्शन बहुत करीब है और उन्होंने अपनी माशी सरगर्मियों को भी अपने इलेक्शन से जो है वो मुंसलिक कर दिए। उन्होंने वहाँ की बहुत सारे रियासतों के गवर्नर्स को ये अहकामात भी जारी कर दिए कि जी जो लॉकडाउन हुआ था उसको खोल दिया जाए, और जब मुजाहरे हो रहे हैं कि जी वो समाजी राब्तों की पाबंदियाँ ख़त्म की जाए उसकी वो हिमायत भी कर रहे हैं। इस वक्त मुसलमानों की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक अजीब सी तशवीश की लहर दौड़ गई है सदर के इस ऐलान, क्योंकि ट्रम्प का जो ऐलान है 2 माह की पाबंदियां ये नॉट अफोर्डेबल फॉर एनीवन, क्योंकि इससे जो है वो इमिग्रेशन कवानीन की जो है वो बहुत सारी आप आर्टिकल्स देखें उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। अब वो कहते हैं कि जी हम अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको नौकरियां देना चाहते हैं, उनकी नौकरियों की बका के लिए कर रहे हैं, तो जो वहाँ इमिग्रेंट बैठे थे बेचारे मैं चाहूँगा जरा पहले हम थोड़ा सा नाज़रीन के लिए इस चीज़ को आसान करें। देखिए, ग्रीन कार्ड का हसूल या इमिग्रेशन का हसूल ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है।
बहुत अरसा लगता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है लोगों पहले की। कहीं जाके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आते हैं और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर कहीं जाके जो है वो ग्रीन कार्ड मिलता है, तो एक पूरा प्रोसेस है तकरीबन 5 साल का, जो कि आपको आराम से गुजारना 5 से पड़ता है। 7 साल का एक प्रोसेस होता है। तो अब वो प्रोसेस अगर 2 महीने के लिए रुका है, सस्पेंड हुआ है या खत्म हो गया है, लोगों में सवाल से कंफ्यूजन है, जरा आगाह कीजिएगा। मुअत्तल करा है, मुअत्तल का मतलब है वही सस्पेंड कर दिया है 2 माह के लिए, और ये सिर्फ 2 माह के लिए नहीं है, इसमें हो सकता है कि मजीद इजाफा भी हो जाए, क्योंकि मैंने जैसा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रम्प के मिजाज से तो हर बंदा वाकिफ है, वो किसी भी वक्त कोई भी तब्दीली, कोई भी कानून लागू कर देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हेल्थ केयर, अभी आपने, मैंने देखा आपने टेक्नोलॉजी से वाबस्ता बात की कि टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग मुंसलिक है। बिल्कुल जनाब, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जो है वो एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन की वहाँ पे वाबस्ता है। मेजरली अगर महबूब देखा जाए तो आईटी सेक्टर में और जो मेडिकल के सेक्टर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से अमेरिका में काम कर रहे हैं इस वक्त। इस वक्त अमेरिका के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो साउथ एशिया से मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर जो है वो वहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो रुकी हुई है, जिनकी एमिग्रेंट ग्रीन कार्ड की जो हुसूल है वो रुके हुए हैं। और ये 2 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं, अगर ये सूरत हाल रही तो उनकी तो जो है वो मनसूख हो जाएंगे वीज़े, उनके ग्रीन कार्ड के मुआहदे मनसूख हो जाएंगे। उससे उनकी ज़िंदगी के ऊपर कितने असर पड़ेंगे ये आप सोच नहीं सकती। इस मौजूदा सूरत हाल में, कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें तो वो जो है वो किसी तरह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो देखिए कितने सालों से बैठे हुए, बाद लोग तो 7-7 साल से वहाँ बैठे हुए, क्योंकि अमेरिका की जो इमिग्रेंट पॉलिसी है वो कनाडा से बिल्कुल डिफरेंट है। कनाडा में तो आपको जो है वो 3 साल 4 साल के बाद जो वो इमिग्रेशन मिल जाती है, आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन अमेरिका में इसके बिल्कुल बरक्स है। बिल्कुल, आपकी हेयरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी फैसला किया है 2 महीने के लिए जो उन्होंने इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है उसका जो एक तरह से मुअत्तल की है, तो इसका खुमियाजा खुद अमरीकी इकॉनमी को भी काफ़ी ज़्यादा वो भी सफ़र करेंगे इससे। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक और मामले की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि जब से जो कोरोना वायरस आया है तो लॉकडाउन की सूरत हाल में एक बड़ा डिप्रेशन छाया हुआ है लोगों के जहन पे भी, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब ये वायरस जाएगा, कब मामूलात ज़िंदगी बहाल होंगे, कब ज़रा जो है ना ज़रा लोग अपने रिदम में वापस आएंगे। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल में शफात हमने देखा है कि जो शादियां हैं और जो तकरीबात का जो सिलसिला है वो भी वक्फे से जारी है। एक बड़ी अनोखी शादी जो है उसका इनेकाद किया गया कराची में, जिसका हम आपको जरा अहवाल दिखाते हैं। जी वो जरा आप इनेकाद देखिएगा कि बाइक पे आई है जी बारात, और दूल्हा मियाँ जो है वो बेगम को अपनी बाइक पे बिठा के ले गए। इस मौके पे आवाम को एक मैसेज भी दिया, हम आपको जरा अगर हम सुनवा सकें तो वो हम, मेरा प्रोड्यूसर जो है अगर वो चीख ना मारे तो मुझे पता चल जाएगा। और उन्होंने कह रहे हैं कि जी नहीं, वो कह रहे हैं कि जी उनकी आवाज़ नहीं आ रही। बड़े कम लोग। यहाँ पर देखा कि डबल सवारी करते हुए जो दुल्हा है वो अपनी दुल्हनिया को इस शादी से लेके गया। बड़े कम यहाँ पर लोग थे और अलाउ हो गया, तो उन्होंने देखा कि जी तकरीबन कोई खवातीन करे तो खैर ये डबल सवारी अलाउड है। हमने देखा बड़े कम लोग हैं शफात, मतलब 1 2 3 4 5 6। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि देखें जो जिंदगी के मामूलात हैं वो चलते रहेंगे। ये दूल्हा भाई है, पिछली बाइक पे इनके साथ 2 गवाह हैं, ये गए और ये निकाह करके दुल्हन को ब्याह के अपने बाइक पे बिठा के ले आए। ना कोई लंबी चौड़ी इन्होंने गाड़ी को बारात कोई, मतलब कोरोना वायरस के हालात में भी फायदा उठाते हुए इन्होंने देखें कितना बड़ा खर्चा बचला है। वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही की, यहाँ से फायदा उठाते अच्छा, सबसे बड़ा लाफ्टर उस बंदे का मेरे कान में है जिसकी ताज़ा शादी हुई है। तो जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ दीजिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजरों को अदालत पहुंचा दिया गया है। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद हमाद पूनावाला और दीगर ताजरों को अदालत में लाया गया है। ताजरों की बड़ी तादाद भी इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि कराची लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर ताजरों को अदालत पहुंचा दिया गया। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद हमाद पूनावाला और दीगर ताजरों को अदालत लाया गया और ताजरों की बड़ी तादाद इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है।
आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से जहां लोग सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वक्त गुजार रहे हैं, वहीं कुछ लोग बच्चों के लिए क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं। इसीलिए रमज़ान मुबारक की मुनासबत से अदाकारा सरवत किलानी ने बच्चों को कार्डबोर्ड से मस्जिद बनाना सिखाई है। मौजूदा सूरत हाल में बच्चों को घरों में ही इस्लाम से मुतालिक तालीम देनी चाहिए। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सरवत के इन इक़दामात को बेहद पजीराई मिल रही है। और ना सिर्फ हमने देखा कि सरवत किलानी बल्कि इनफैक्ट इस टाइम में बहुत सारी, जैसे हमने कुछ दिनों पहले हमारे शो में खुद आमना भी आई थी और आमना भी बच्चों को जो स्टोरी टेलिंग की बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज, क्योंकि हमारे यहाँ शफात प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोई कौमी अगर कॉमिक जो बच्चों के जैसे सुपरमैन है, तो हमारे कोई अवामी बच्चों के लिए ऐसे कोई हीरोज नहीं है। तो इसी वाले से वैसे सरवत के जो हस्बैंड हैं फहद भाई, वो भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी स्कल्पटिंग जो है ना वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। और कल इनफैक्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे इस हवाले से एक तस्वीर एक वीडियो भी शेयर की और उन्होंने कहा कि जी आप मैंने ये जो खातून जो इनको मुकम्मल कर लिया, अब इनका नाम रख दें। बहुत सारे नाम आए और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना इनपुट दिया, लेकिन बहरहाल ये एक ज़ाहिर है इस वक्त गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी रखें जिसमें बच्चे हमारे साथ कम से कम एंगेज। बच्चे की क्रिएटिविटी से ही आइडिया होता है कि बच्चे के जो एप्टीट्यूड एक तरह से टेस्ट भी होता है कि बच्चे के जहन में क्या चीज़ चल रही है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है कि ना सिर्फ माएँ बल्कि वालिद को भी चाहिए कि वो बच्चे के साथ बैठें और इस तरह की जब भी कोई एक्टिविटी होती है ताकि उसको पता चले कि एग्जैक्टली उनके बच्चे की पसंद नापसंद क्या है और ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे बच्चा गुजर रहा है। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा नेदरलैंड्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान को नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस खेलने थे। दौरा नेदरलैंड्स जुलाई में शेड्यूल था। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि हालात बेहतर होने के बाद दौरे को रीशेड्यूल किया जाएगा, ताहम बरतानिया और आयरलैंड का दौरा फिलहाल बरकरार है। बात करते हैं जनाब माजी के ज़बरदस्त क्रिकेट प्लेयर जो मैच फिक्सिंग के हवाले से उन पर ताहयात पाबंदी लगी थी। बात करें हम सलीम मलिक साहब की। सलीम मलिक साहब ने अब एक मुतालबा किया है कि जिस तरह बाकी प्लेयर जो सज़ा याफ्ता हैं वो वापस खेल भी रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, तो उनको भी यानी सलीम मलिक साहब को भी कोचिंग करने की इजाज़त दी है। बिल्कुल, जो उन्होंने नाम दिया कि मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और शर्जील खान को फिक्सिंग की सज़ा के बाद खेलने या कोचिंग का जैसे मौका मिला है, लिहाजा उन्हें भी ऐसी ही रियायत दी जाए ताकि वो कोचिंग कर सकें। सलीम मलिक के बकौल 2008 में उन्हें अदालत ने क्लियर करार दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब भी कोचिंग में आने की कोशिश की तो उनका नाम ज़ेर गौर नहीं आया। इसलिए अब उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की किसी न किसी हैसियत में खिदमत ज़रूर करें। ये ज़ाहिर जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर रहती है कि वो किसी न किसी तरीके से क्रिकेट से एफिलिएटेड रहें। और सलीम मलिक वाकई उनको अगर जिस तरह बाकी प्लेयर जो सज़ा याफ्ता है वो वापस आ गए तो सलीम मलिक का भी हक बनता है या नहीं बनता, ये बखैर बहरहाल एक डिबेट है, लेकिन इसके ऊपर बहरहाल हमें चाहिए कि हम सलीम मलिक साहब को भी मौक़िफ़ लें और पीसीबी को भी मौक़िफ़ लें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे आपके साथ आगे। और पीसीबी ने एक मुनफरिद काम किया है जी, और वो ये है कि ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट अब हो रहा है कौमी प्लेयर्स का। बिल्कुल जी, ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट के बाद कौमी क्रिकेटर्स की वीडियो लिंक के जरिए सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई और ओपनर इमामुल हक का कहना था कि ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट का इक़दाम बहुत अच्छा है, मैचेस के इनेकाद का फैसला बोर्ड के पास है। असद शफीक जो हैं वो कहते हैं कि शोएब अख्तर का अपना नज़रिया है, मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना दलेर हूँ। बहुत अच्छा था, उसी तरह का हमारा जोर लगा जो हमारा प्रॉपर फिटनेस टेस्ट में लगता है। जब आप वापस जाएंगे तो वापस में जो मैच की फिटनेस होगी उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, टाइम लगेगा, तमाशाई अगर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी टीम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, वो भी एक इशू है। हमारे बोर्ड का डिसीजन है और इसमें हमारे जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं ये हम सब का फैसला है, ये अकेले मेरे का नहीं होगा। फिटनेस टेस्टिंग जो हुई है, अभी रेगुलर फिटनेस टेस्ट होते थे उससे थोड़े से डिफरेंट थे। पैंडेमिक खत्म होगा उसके बाद हमें कोई स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा अपनी फिटनेस पे काम करने के लिए। मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप है ये। मैं दिलेर नहीं होता तो मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी सौ नहीं करता, तो मैं साउथ अफ्रीका में सौ नहीं करता, मैं इंग्लैंड में सौ नहीं करता, और मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि मैं दिलेर हूँ या नहीं हूँ। आज एक अहम शख्सियत की बरसी है और वो है जनाब बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, जो कि बरे सग़ीर पाक व हिंद की एक बहुत अजीम शख्सियत हैं मौसीकी के हवाले से, ख़ास तौर पे क्लासिकल मौसीकी के हवाले से। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब जो कि ठुमरी में कोई सानी नहीं रखते थे, उन्होंने लाजवाल और शानदार गाने गाए भी, कंपोज भी किए। आज उनकी 52वीं बरसी मनाई जा रही है।
इसके साथ ही अब वक्त हो गया है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए, शाद आबाद रहिए, बच्चों को टाइम दीजिए और लॉकडाउन की पासदारी कीजिए।